How are you guys? Today we are going to start chapter number 10, part number 2nd of this chapter. In this video we will study about type of leasing. Let's start the video. देखो इसमें 5 टाइप होते हैं: फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, डायरेक्ट, सेल एंड लीज एंड लेवरेज लीजिंग. Let's start the video, and who have not subscribed the channel, please go and subscribe the channel first. ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट रन और स्मॉल लीज होती है. ओके, ऑपरेटिंग लीज इज़ मच लोअर देन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट. जो ऑपरेटिंग लीज है वो काफ़ी कम होती है जो इकोनॉमिक लाइफ है एसेट्स की. मान लो कि आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल है, तो आप उसको 10 साल के लिए ही लीज पर नहीं दे सकते, ठीक है, उसको आप 5 साल के लिए दे सकते हो लीज पर, ठीक है. And thus the total investment of the owner is not recovered through primary period of lease. इसमें बताया गया है जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी जो कार लेने में, मान लो कि आपने कार ली थी 12 लाख की, तो आप फर्स्ट बार उसको लीज पर दोगे तो सारी सारी पहली बार ही नहीं कवर कर लोगे, ठीक है. नेक्स्ट है इसमें द लेसर ऑल्सो बियर इंश्योरेंस. जो लेसर होता है, जो ओनर होता है, उसको बियर करना पड़ता है इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का खर्चा और रिपेयर कॉस्ट. और फिर दे वो इट इज़ कॉल्ड सर्विस लीज. तो इसको सर्विस लीज भी कहा जाता है. द लेसी एंड द लेसर हैज़ द राइट टू टर्मिनेट लीज आफ्टर ड्यू नोटिस. जो लेसर है और जो लेसी है वो उसको राइट होता है. जो लेसर है और लेसी कौन होता है, जो सामान को लेता है, जो कार को रेंट पर लेगा. ओके, तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं लीज को जो उन्होंने डिसाइड किया गया था वो जो एग्रीमेंट पर एक नोटिस आने के बाद, ठीक है. जैसे कंप्यूटर ले लिया लीज पर और कोई भी ऑफिस इक्विपमेंट ले ले, तो ये था हमारा ऑपरेटिंग लीज. ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है. अब है फाइनेंस लीज. फाइनेंस लीज क्या है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है विच इज़ इरिवोकेबल ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड विच इज़ जनरली द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द लीज एसेट्स. इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है और ये रिवोकेबल मतलब चेंज नहीं किया जा सकता. कब, ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड, जब हमारा प्राइमरी लीज पीरियड चल रहा है तो उसमें ये चेंज नहीं किया जा सकता. और लीज पीरियड कितना कैसा हो सकता है, जो जितने उसकी लाइफ है उसके नियर बाय हो जाएगा, ठीक है. मतलब कि आपने कार ली थी वो 10 साल के लिए थी आपकी कार, और इकोनॉमिक पीरियड कितना था, इकोनॉमिक लाइफ कितनी थी उसकी, 10 साल थी, तो आप 9 साल के लिए उसको लीज पर दे सकते हो. ओके, और फर्स्ट बार में ही उसको चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इसमें इट कैन नॉट बी रिवोक्ड विद इन द एक्चुअल पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट. जब वो लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कैंसिल नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड इक्वल हो सकता है टू द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट. जो उसकी लाइफ एक्सपेक्ट की है हमने कि इस कार की लाइफ इतनी, तो हम उसके इक्वल रख सकते हैं इसको. पर मतलब कि ये नहीं है 10 साल के लिए है लाइफ तो 10 साल के लिए रखेंगे, नहीं, 9 साल के लिए रख सकते हैं उसको लीज पर. The lessee has to pay fixed rent until the lessee period expire. इसमें बताया गया जब तक वो पीरियड मतलब ख़त्म नहीं होता, जब तक वो उसको मतलब कि फिक्स रेंट ही पे करेगा, ठीक है. बल्कि ये नहीं है कि इस महीने तो आपने 2,000 रुपये दे दिया, अगले महीने वो 3,000 मांग रहे, तो ऐसा नहीं है, तो सेम देना पड़ेगा. ओके, द लेसी में परचेज द इक्विपमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट. वो मतलब कि दोबारा भी परचेज कर सकता है पर पहले एग्रीमेंट को ख़त्म होने के बाद. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट लीज. डायरेक्ट लीज क्या होती है, देखो छोटे उसमें बताती हूँ आपको. जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो हम जाके सीधा उससे ही कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमें रेंट पे चाहिए, तो वो हमें रेंट पे दे देता, मतलब कि इसके बीच में कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा, ठीक है. देखो अब क्या है इसमें, इन दिस टाइप ऑफ लीजिंग a company acquire the right to use an assets which it did not own previously. इसमें बताया गया है ये इस टाइप का लीजिंग होता है जिसमें कंपनी एक्वायर करती है राइट करने, कंपनी एक्वायर करती है एसेट्स को यूज़ करने का राइट जो उसने पहले नहीं ख़रीदा था, ठीक है. मतलब कि वो एसेट्स पहले किसी और ने नहीं ख़रीदा, आप नहीं ख़रीदा है. द मैन्युफैक्चरर सेल द एसेट्स टू द लेसर. जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करेगा एसेट्स को, किसको, लेसर को ही, ठीक है, किसी और को नहीं जाएगा, वो सीधा लेसर को जाएगा. हु इन टर्न लेसी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें लेसी हो जाएगा. इट टू द लेसी, ठीक है, इसमें वही पिछली वाली बात लिख दी यहाँ पे. द लेसी फर्म में ऑल्सो लीज द एसेट्स
फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली, जो लेसी है वो डायरेक्टली खरीद सकता है इस एसेट्स को। द लेसर में भी मैन्युफैक्चर, जो लेसर है वो मैन्युफैक्चर हो सकता है क्योंकि हमने उससे ही सामान लिया है, तो मैन्युफैक्चरर को जो लेसर वो कौन होगा, मैन्युफैक्चरर ही होगा। जैसे हमने पैसे लेने हैं तो फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं, हम बैंक से ले सकते हैं, तो क्या हमारे लिए लेसर है, ठीक है। लेकिन कोई तीसरा बंदा इंक्लूड नहीं किया है हमने, नहीं तो क्या होता था कि मैन्युफैक्चरर से कोई सामान लेके अमल परचेज़ कर लिया उसने, फिर वो हमें देता था। हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से सीधा ही लीज पर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक का मतलब होता है कि पहले तो आपने उस सामान को बेच दिया, ठीक है, और फिर आपने उसी बंदे से वो सामान लीज पर ले लिया, तो ये सेल एंड लीज बैक। इन दिस टाइप ऑफ लीज अ फर्म दैट ओन्स अ गिवन एसेट्स सेल इट टू द लीजिंग कंपनी। इसमें बताया गया है इस टाइप की लीज में एक फर्म ओन करती है गिवन एसेट्स को ओन करती है, मतलब कि उस पर अपना अधिकार जमाती हैं और फिर सेल कर देती हैं टू द लीजिंग कंपनी, ठीक है, एंड गेट इट बैक ऑन द लीज, मतलब कि उस कंपनी ने उसको दे दिया पहले और फिर उसको लीज पर ले लिया। यूजुअली द एसेट्स इज सोल्ड एट द मार्केट वैल्यू, तो जो है सामान वो बेच दिए उसने मार्केट वैल्यू पर। द लेसी रिसीव द सेल प्राइस, रिसीव करता है सेल प्राइस को जितने उसने बेचे थे, एंड द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब कि रेंट भी देता है, मतलब इंटरेस्ट भी पे करता है उस पर, ठीक है। ये था हमारा सेल एंड लीज बैक। अब देखते हैं लिवरेज्ड लीज क्या होती है, यहाँ से समझते हैं हम इसको। देखो जो लैंडर है, लैंडर कौन होता है, लोन देने वाला। हमने इससे लोन लिया, पहले लोन लेने के बाद क्या किया, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जाके एसेट्स खरीद सके, तो हमने लोन लिया इससे। लोन लेने के बाद हमने एसेट्स परचेज़ करी और एसेट्स परचेज़ करके हमने क्या किया, लीज पर दे दी। लीज पर दे दी किसको, लेसी को। तो इससे जो हमें फ़ायदा आएगा तो हम इससे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे इसका, लैंडर का, ओके। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लैंडर और जो हमारा जो परचेज़ करने वाला है वो, और फिर इसने आगे इसको दे दिया, ठीक है। तो 3 होते हैं, देखो कौन क्या क्या। लिवरेज्ड लीज, पहले कौन है, लेसर लीज एसेट्स किसको, लेसी को। फिर लेसी क्या करता है, ये बोलता है कि उसको रेंट देने की बजाय आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर दो, ठीक है। ये इसको पे कर देता, और ये क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र बैलेंस अमाउंट इफ़ एनी आफ्टर डिडक्टिंग लोन इंस्टॉलमेंट। अगर कोई लोन इंस्टॉलमेंट जैसे इसने लोन लिया था उसकी अमाउंट डिडक्ट करके जो भी बचता तो इसको ट्रांसफ़र कर देता है। पहले ये क्या करता है, बोरो फंड करता है इससे, इसने फंड लिए इसको दिए, ठीक है। इसको मतलब कि इसने बोरो किए फंड बोरो करने के बाद इसने एसेट्स खरीदे और एसेट्स इसने लीज पर दे दिए, फिर ये इसको रेंट देगा ना, तो ये कहता है कि मुझे नहीं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही रेंट पे कर दो, तो रेंट पे करता है। फिर रेंट आने के बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है वो सारी कट करके जो पैसा बचता है वो लेसर को पे कर देता है। देखो इसमें क्या होता है, लेसर बोरो करता है फंड एक्वायर करने के लिए एसेट्स को, लेसर एसेट्स देता है किसको, लेसी को, थ्रू लीज एग्रीमेंट। लीज रेंट देता है, ठीक है। जो लेसी है वो क्या देता है, रेंट देता है, किसको देगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, जो इंस्टॉलमेंट वो डिडक्ट करने के बाद ट्रांसफ़र कर देगा, जो भी पैसा बचेगा, जो भी अमाउंट बचेगी, किसको, लेसर को। तो इधर हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है इस वीडियो में। Thank you guys for watching this video, and please like the video, share the videos and subscribe my channel for the further videos.